जो कठिन सड़कें होती हैं ना, हमेशा खूबसूरत जगहों पे ले जाती हैं। हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ऑडिटर और आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस का चैप्टर नंबर 12, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे गधा बैच के अंदर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे जनरल साइंस का कि कितना पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है इस कंप्लीट सिलेबस के अंदर। देखिए, पहले चैप्टर के अंदर हमने साइंटिफिक डिवाइसेस के बारे में देखा था। सेकंड हमारा सुपर सेंसेस, जिसको हमने कंप्लीट किया। थर्ड चैप्टर हमारा रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स को देखा था। इसके साथ साथ सीड्स के बारे में जाना, टेस्ट के बारे में जाना, वाटर के बारे में जाना, डिसीज के बारे में जाना, सेप्स क्या होते हैं अर्थ के, उसके ग्रेविटेशंस क्या होती हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स क्या होता है प्लांट्स का, एनिमल्स का। इसके अलावा हमने देखा था नेचुरल डिजास्टर्स, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में। और इसके बाद जो लास्ट चैप्टर होगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में। देखिए, सबसे पहली चीज है कि एग्रीकल्चर से आप क्या समझते हैं। सबसे पहला वर्ड आपको आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, एग्री से वर्ड बना हुआ है एग्रीकल्चर, राइट। अब एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? देखिए, एग्रीकल्चर का सिंपल सा मतलब होता है कृषि, और कृषि का मतलब होता है जो चीजें खेती बाड़ी से रिलेटेड होती है उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं, जो कि एक बायोलॉजी की ही एक ब्रांच है, राइट, जिसमें हम डील करते हैं कल्टीवेशन से, राइट, प्लांट से। इसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। अब सबसे पहली चीज आती है एग्रीकल्चर के अंदर, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक होती है क्रॉप। क्रॉप का मतलब क्या होता है? क्रॉप का मतलब होता है हमारी फसलें। अब फसलें तीन तरह की होती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल, राइट। तो ये जो फसलें हैं इनको हम क्या कहते हैं? पहली फसल होती है खरीफ की। किसकी फसल होती है? पहली होती है खरीफ की फसल, राइट। जो दूसरी होती है वो क्या होती है? वो रबी की फसल होती है, राइट। और तीसरी होती है हमारी जैद, राइट, जैद की फसल होती है, जैद क्रॉप्स, राइट। अब खरीफ को खरीफ क्रॉप्स ही कहते हैं और रबी को रबी क्रॉप्स ही कहते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है कि खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं। खरीफ क्रॉप्स बेसिकली ये रेनी सीजन में आते हैं। कब आते हैं? रेनी सीजन में आते हैं। कब आते हैं ये रेनी सीजन्स में आते हैं, राइट। और ये रेनी सीजन्स को ही हम क्या कहते हैं? खरीफ की फसल कहते हैं। और ये बेसिकली आप कह सकते हो कि जून जुलाई के अंदर इनकी बीज को बोया जाता है और इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है मानसून एंड में, यानी कि सितंबर के दौरान। आप कह सकते हो जून जुलाई में हम खरीफ की फसल को बोते हैं और सितंबर अक्टूबर में इनको काट लिया जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि इसमें आती है हमारी कौन कौन सी फसलें आती हैं। इसमें हमारी मेज आती है, इसमें हमारी सोयाबीन आती है, इसमें हमारी आती है धान, राइट, जिसको पैडी कहते हैं, राइस कहते हैं, कॉटन हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में ये काट ली जाती हैं। इसको हम कहते हैं खरीफ की फसल। अब दूसरी चीज आती है रबी की फसल। रबी की फसल क्या होती है? ऐसी चीजें जो विंटर सीजन में, ऐसी चीजें जो विंटर सीजन के अंदर क्या होती हैं उसको हम विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं। कुछ लोग रबी क्रॉप्स को विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं। रबी की फसल को क्या कहते हैं? विंटर क्रॉप्स, यानी कि जो ठंडियों में बोई जाती हैं। जो ठंडियों में बोई जाती हैं, आप कह सकते हो कि अक्टूबर या नवंबर के बीच में इसको हम बोते हैं और इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है मार्च के अंदर। मार्च के अंदर क्या किया कर लिया जाता है? इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। जब मार्च के अंदर इनको काट लिया जाता है तो इसमें कौन कौन सी होती है? इसके अंदर होती है चने, व्हीट होता है, राइट, मटर होते हैं, मस्टर्ड होते हैं, सरसों होता है। ये सारी चीजें रबी की फसल होती है। देखिए, दो चीजों के बारे में मैंने बताया। आप अपने आसपास भी देखोगे ना, जो लोग गांव से कनेक्टेड होंगे उनको पता होगा कि जो खरीफ क्रॉप्स हैं वो जून जुलाई में बोई जाती हैं और इनको काट लिया जाता है सितंबर अक्टूबर में। वो खरीफ की फसल कहलाती है, जिसमें धान होता है, राइट, सोयाबीन होता है, राइट। ये सारी चीजें होती हैं जिसको हम रेनी क्रॉप्स भी कहते हैं। इसके बाद आती है विंटर क्रॉप्स, जिनको रबी क्रॉप्स भी कहा जाता है। ये बेसिकली अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। इनको रबी क्रॉप्स कहते हैं। उसके बाद आती है जैड क्रॉप्स। ये क्या होती है? ये जो होती है ना, ये समर सीजन क्रॉप्स,
ये समर सीजन क्रॉप्स भी इनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, समर सीजन क्रॉप्स भी इनको कहा जाता है। अब ये समर सीजन क्रॉप्स क्या होता है, बेसिकली क्या होती है, ये मार्च से लेकर के जून इसके बीच में होती हैं। मार्च में बोई जाती हैं, जून उनमें ये बहुत अच्छे से होती हैं, जैसे पंपकिन हो गया, वाटरमेलन हो गया, कोकम्बर हो गया, खीरा, ककड़ी, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, इसको जेड क्रॉप्स भी कहते हैं, समर सीजन भी कहते हैं। 3 तरह के सीजन्स होते हैं, उसमें फसलें भी 3 तरह की, एक तरीके से रेनी क्रॉप्स, विंटर क्रॉप्स और समर सीजन, ये समर क्रॉप्स, इनको ये नाम इसी नाम से भी जाना जाता है। तो आपने क्रॉप्स के बारे में जाना, एग्रीकल्चर के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की कुछ प्रैक्टिसेस के बारे में, जिसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं। देखिए, अब सबसे पहले ना क्या क्या प्रैक्टिसेस होती हैं एग्रीकल्चर के अंदर। सबसे पहले होते हैं मिट्टी का प्रिपरेशन, क्या प्रिपरेशन, उनको तैयार करना। किसी भी फसल को अगर आपको बोना है तो सबसे पहले मिट्टी को तैयार की जाती है। वो कैसे तैयार होती है, मिट्टी को क्या किया जाता है, तैयार करना। मिट्टी तैयार कर लिया आपने, उसके बाद क्या होती है, उनकी होती है सोइंग, यानी कि उनके अंदर बीजों को डालना। फिर क्या आती है, फिर आती है उसके अंदर मैन्योर, फर्टिलाइजर्स, इनका यूज़ करना, यानी कि जो खाद होती हैं उनका, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका यूज़ करना, ये सारी की सारी होती हैं। और यहाँ से आप कहीं ना कहीं आप चीज़ों को समझ सकते हो। इसके बाद आती है इनको इनकी सिंचाई करना, मतलब ये एक पार्ट है। अगर आप कोई भी फसल अगर आप उगाना चाहते हैं, सबसे पहले मिट्टी को तैयार करोगे, उसके अंदर सीड्स डालोगे और उसके अंदर फर्टिलाइजर्स डालोगे, उसका इरिगेशंस करोगे, उनकी सिंचाई करोगे, सिंचाई के बाद उनको प्रोटेक्ट करोगे कि भैया ये कहीं कहीं प्रोटेक्शन दोगे कीड़े मकोड़ों से, या फिर प्रोटेक्शंस करना पड़ेगा उनकी वीड्स को, राइट। और इसके साथ साथ में उनको हार्वेस्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हार्वेस्ट करना पड़ेगा। और हार्वेस्ट करने के साथ साथ स्टोरेज जो है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। यानी कि आपने हार्वेस्ट कर लिया तो जो अनाज है उनको स्टोर करके भी रखना है। तो अब एक एक चीज़ को हम डिटेल में समझने वाले हैं कि किस किस तरीके से वो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले पॉइंट्स पे आते हैं जिसको हम प्रिपरेशन कहते हैं। अब प्रिपरेशन किस तरीके से होती है, देखिए सबसे पहले प्रिपरेशन में क्या होता है, आप ट्रैक्टर के माध्यम से अपनी जो खेत हैं उनको आप प्लग करते हैं। प्लगिंग करने के बाद क्या करते हैं, उनके अंदर आप बीज डालते हैं। और प्लगिंग में बहुत सारे मेथड्स हैं प्रिपरेशन करना। सबसे पहले तो अगर मिट्टी सूख गई है तो उसके अंदर पानी डालना, पानी डाल करके उनको उस लायक बनाना ताकि वो एक फर्टाइल लैंड हो सके। जब वो एक फर्टाइल लैंड होगी तो ही उसके अंदर कोई सीड्स डालेंगे तो चीज़ें अच्छे से काम करेगी। उसके बाद होती है सोइंग। सोइंग का मतलब होता है कि सीड्स जो होते हैं ना, जो यूज्ड होते हैं, जो गुड सीड्स होते हैं, मतलब जैसे आप सीड्स को क्या होता है, उनकी क्वालिटी कैसी है, वो हेल्दी सीड्स हैं कि नहीं है, इसके साथ साथ वो फ्री हैं कि नहीं इन्फेक्शन से। नहीं तो अगर सीड्स ही खराब होंगे तो पौधे अच्छे नहीं उगेंगे, प्लांट्स अच्छे नहीं उगेंगे, ये एक प्रॉब्लम रहती है। तो सीड्स को भी हम देखते हैं अच्छी तरीके से। अच्छा, इनको देखने का तरीका क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए आपने गेहूं के सीड्स लिया है, सबसे पहले उनको पानी के अंदर डाला जाता है। जो खराब सीड्स होते हैं ना, वो पानी के ऊपर आ जाते हैं, उनको निकाल के बाहर कर दिया जाता है, राइट। और इस तरीके से हम चेकआउट कर लेते हैं अपनी सीड्स को। जैसे चना होता है, चने को भी डालोगे, जो खराब सीड्स होंगे वो नीचे, जो ऊपर आ जाएंगे और बाकी नीचे रहते हैं। इसके अलावा मैन्योर, फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीज़ें होती है। मैन्योर का मतलब होता है खाद वगैरह हम उसके अंदर डालते हैं। मैन्योर में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज़ करना चाहिए, राइट। इसमें लोग डिकम्पोजिशंस प्लांट्स के जो रहते हैं, वो एनिमल का वेस्टेज लाइक गोबर, काऊ की जो डंग होती है, वो यूरिन, ये सारी चीज़ें डालते हैं। कुछ लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी यूज़ करना चाहिए करते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर प्लांट के लिए सही है, बट ज़्यादा हमें उसके नरिशमेंट के लिए ये सही नहीं होता है। ये जो हमारा मैन्योर फर्टिलाइजर्स, तो आपको 3 चीज़ें समझ में आई, मिट्टी का प्रिपरेशन, फिर सीड्स को डालना, फिर किस तरीके से खाद उसमें डालना, ये सारी चीज़ें हमने देखा। अब बारी आती है इरिगेशन सिस्टम। इरिगेशन सिस्टम का मतलब होता है सिंचाई, मतलब उनको ज़्यादा पानी भी नहीं देना, नहीं तो ज़्यादा पानी डालने से क्या होता है, वो सड़ भी सकती हैं चीज़ें। तो आपको वाटर का एक बेसिक्स ध्यान देना है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है किसी भी सीड्स के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, प्लांट्स की, राइट। तो जर्मिनेशन कैसा है, एक प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम होना चाहिए ताकि आप टाइमली देख पाएँ कि आप रिक्वायरमेंट है तो आप उस क्रॉप्स को वाटर दे पाएँ। अब ये जो सोर्सेज है ना इरिगेशन के सोर्सेज क्या क्या है, इरिगेशन के अलग अलग सोर्सेज है। पहला, कुओं के थ्रू कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहर के थ्रू करते हैं, जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, जिसमें लेक्स हो गई, राइट, कैनल हो गया, कैनल मतलब नहर होता है, राइट, और कुआं हो गया, राइट। इसके अलावा पोंड, तालाब हो गए,
ये इन चीज़ों से भी क्या होता है, पहले के सिस्टम में लोग ये चलते थे, सिंचाई ऐसे होती थी। लेकिन अब जो मॉडर्न मेथड्स हैं इसमें अंदर क्या होता है, एक स्प्रिंकलर सिस्टम होता है। आपने देखा होगा स्प्रिंग घूमती रहती है और सिंचाई होती रहती है पूरा। इसके अलावा ड्रिपिंग सिस्टम होता है जो कि एक रूट्स के थ्रू जाता है, ड्रिप करते हैं। तो ये इस तरीके से चीज़ें वो काम करती हैं। अब बारी है प्रोटेक्शन की। प्रोटेक्शन का मतलब होता है उनको बचाना, जैसे कि इंसेक्ट से बचाना। आप देखोगे कि जब हम डिसीज हो जाती है, कोई कोई क्रॉप्स में बीमारियां फैलने लगती हैं, वो सड़ने लगते हैं, तो इनसे भी हमें बचाना होता है। इसके लिए प्रॉपर उसको न्यूट्रिशंस देना होता है ताकि उनकी ग्रोथ हो सके अच्छी तरीके से। ये प्लांट्स में भी उतना ही इंपॉर्टेंट प्ले करता है, राइट। तो ये हो गया प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के बाद जैसे ही वो तैयार हो जाते हैं, आप उनको हार्वेस्ट करते हो। हार्वेस्ट करने के अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग कट करते हैं पूरा क्लोज द ग्राउंड से, राइट। और उसके अलावा जो ग्रेन्स होती हैं उनको आप क्या करते हो, सेपरेट करते हो। जो उसका कचरा रहता है उसको आप सेपरेट करते हो इसको विनोइंग के थ्रू। अब गेहूँ लाते हो तो गेहूँ एकदम फ्रेश नहीं निकलता वहाँ से, उसमें अंदर कचरा भी रहता है, उसको विनोइंग करते हैं ताकि जो उसके हल्के जो रहते हैं जो वो बाहर हो जाएं। मशीन्स की मदद से भी हम उनको क्या करते हैं, जो उनके जो खरपतवार रहते हैं उनको हम हटा देते हैं, दूर कर देते हैं। इसके अलावा उनको स्टोरेज किया जाता है। ग्रेन्स को क्या किया जाता है, रखा जाता है अच्छी तरीके से संभाल करके। और वहाँ पे कहाँ पे रखा जाता है, स्टोरेज बनाए होते हैं, कोल्ड स्टोरेज होते हैं, सेफ्टी, ताकि उसमें मॉइस्चर ना आए, कीड़े मकोड़े ना आए उनके अंदर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है, जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रेन्स को अच्छी जगह पे रखते हैं, जूट के बैग्स में अलग अलग जगहों पे रखते हैं, राइट। तो ये होता है क्रॉप्स का प्रोटेक्शन। तो हमने किन किन चीज़ों के बारे में जाना, सबसे पहले उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एग्रीकल्चर के बारे में जाना कि एग्रीकल्चर क्या होता है, राइट। फिर उसके बाद हमने क्रॉप्स के बारे में जाना कि क्रॉप्स कितने तरह की होती है, जिसमें खरीफ, रबी और जायद की क्रॉप्स के बारे में जाना। एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस के बारे में हमने जाना, प्रिपरेशन करना और सोइंग करना, मेन्योर फर्टिलाइजर्स को एड करना, इरिगेशन सिस्टम के बारे में, प्रोटेक्शंस के बारे में, हार्वेस्टिंग के बारे में और स्टोरेज के बारे में। आई होप कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छी तरीके से देखे होंगे और समझे भी होंगे, कॉपी के अंदर नोट डाउन भी कर रहे होंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, कॉपी के अंदर नोट डाउन भी करते हैं, चीज़ों को नोट्स भी बनाते हैं, प्रिपेयर भी करते हैं। चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं अपने क्वेश्चंस के बारे में कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे इस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के ऊपर। देखिए क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, क्वेश्चंस को भी एक्सप्लेन करते जाऊंगा ताकि चीज़ों को आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़, जो पहला क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर इज व्हाट, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टेरिटरी एक्टिविटीज एंड नन ऑफ दीज। जो एग्रीकल्चर है ना वो एक प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर ये एग्रीकल्चर आता है। इसके साथ साथ अगर हम सेकेंड वन के बारे में बात करें, जिसमें लिखा हुआ है द वर्ड एग्रीकल्चर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स। जो एग्रीकल्चर है वो किस वर्ड से डिराइव हुआ है, जर्मन, अमेरिकन, लैटिन, अरबिक, किस वर्ड से ये डिराइव हुआ है। तो ये लैटिन वर्ड है एग्री, जिससे ये मिल करके बना है, एग्री प्लस कल्चर, ये एग्रीकल्चर मिला हुआ है। यानी कि एग्री प्लस कल्चर, कल्चर का मतलब होता है जो संस्कृति होती है, और एग्री का मतलब कृषि से रिलेटेड जो चीज़ होती है उसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर, जो कि एक बायोलॉजी का ही एक पार्ट होता है। ये आप समझ पाए होंगे सेकंड क्वेश्चन के बारे में। इसी के साथ साथ जो तीसरा क्वेश्चन है कि खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन, खरीफ की जो फसल होती है, मैंने आपको बताया खरीफ की फसल होती है, राइट। और इसके अलावा जो होती है हमारे विंटर सीजन में होती है। इसके अलावा जायद की फसल होती है, राइट। खरीफ, रबी और ये सारी चीज़ें ये कब सोन की जाती हैं, कब ये बोई जाती हैं खरीफ की फसलों को। तो आप कह सकते हो कि अक्टूबर नवंबर में ये बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में इनको काट लिया जाता है। तो अक्टूबर नवंबर, राइट। इसके साथ साथ अगर आप देखें व्हीट एंड ग्राम बिलोंग्स टू, व्हीट मतलब होता है गेहूं, ग्राम मतलब होता है चना। तो ये किस चीज से बिलोंग करते हैं, रबी की या खरीफ की या बोथ या नन ऑफ दीज। आपको सिंपल समझ आ जाएगा कि जो गेहूं है, जो चने हैं, वो बेसिकली बिलोंग करते हैं हमारे रबी क्रॉप्स में, राइट। व्हीट और ये जो है वो रबी क्रॉप्स को बिलोंग करते हैं, जिनको हम विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं, जो ठंडियों में बोए जाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम आगे बात करें कि एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं।
खरीफ क्रॉप्स के जो एग्जांपल्स हैं जो कि रेनी सीजन्स में होते हैं, जिसको पैडी मेज या ग्राम मेज या व्हीट मेज क्या कह सकते हो। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आपका ऑल ऑफ दीज। खरीफी क्रॉप्स में ये आता है, व्हीट होता है, ग्राम होता है, पैडी होते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर, जिसमें आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि खरीफ क्रॉप्स कौन कौन सी है, राइट। ऑल ऑफ दीज आ जाएंगे। इसके अलावा है मेज, क्योंकि सब में है ना। इसके अलावा दिया आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज नॉट क्रॉपिंग सीजन ऑफ इंडिया। क्रॉपिंग सीजन्स नहीं है, वो कौन है। देखिए यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारा खरीफ। क्या है वो? खरीफ। खरीफ की फसल है, खरीफ है ये, खरीफ, खरीफ की फसल। इसके अलावा जैड क्रॉप्स में क्या होता है? जैड क्रॉप्स में क्या होता है? राइस, जूट या फिर टोबैको या व्हीट, मस्टर्ड या कॉटन या शुगर केन। तो आप कह सकते हो कि बहुत सिंपल है इसको समझना। और यहाँ पे जो इसका परफेक्ट कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, ये सारी की सारी जैड क्रॉप्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें द मेन फंक्शन ऑफ प्लम इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, जो खुदाई होती है ना, उसका मेन फंक्शंस क्या होता है? फॉर टिलिंग द सॉइल, या फिर रिमूव करना वीड्स को, जो खरपतवार होते हैं उनको, या फिर लूज करना सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं, या फिर ऑल ऑफ एबव, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये सारी चीज़ें, इनका मेन फंक्शन यही होता है कि सॉइल को टिल्ट करना, रिमूव करना वीड्स को, लूज करना सॉइल पार्टिकल्स को, और उनको फर्टाइल बनाना, ये मेन पार्ट होते हैं। इसके साथ साथ द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड इरिगेशन एंड मैन्योर, डिगिंग एंड विनोइंग, टिल्टिंग एंड प्लॉइंग, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। इसके अंदर क्या चीज़ हो सकती है? आप कह सकते हो इसके अंदर जो मेन पार्ट है ना वो है टीलिंग एंड प्लॉगिंग, टीलिंग एंड प्लॉगिंग, राइट, ये सारी चीज़ें। तो आप कह सकते हो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिल्टिंग एंड प्लॉगिंग। ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में चर्चा करते हैं, जिसके अंदर दिया हुआ है प्लांटिंग ऑफ सीड्स इज कॉल्ड। सीड्स की जो प्लांटिंग है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कल्टीवेशन, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग या सोइंग। सिंपल है, इनको इनको सोइंग कहा जाता है। जब प्लांट करते हैं ना, बोना, बीज को बोना, सोइंग हम उसको कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सीड्स ड्रिल इज यूज टू, सीड्स की जो ड्रिल्स है वो किस में यूज करी जाती हैं? सीड्स को बोने में, रिमूव करने में, या पेस्ट को रिमूव करने में, या मिक्सचर को मैन्यूर करने में सॉइल के अंदर। सीड की जो ड्रिलिंग होती है उसको हम क्या, उसको आप कह सकते हो सीड्स को बोने में, ताकि हम खुदाई करके उसके अंदर सीड्स को डाल सकें। आगे बढ़ते हैं। चीज़ें सिंपल है, अगर आपने अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को सीख लिया, जान लिया, तो चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ आएंगी, और ये बहुत आसान बेसिक सी बातें हैं। चलिए आगे चलते हैं। द फार्मर यूज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स टू, मन जो फर्टिलाइजर क्यों यूज करते हैं? ताकि वो रिप्लेनिश कर सके सॉइल को, और अच्छा कर सके उनको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ऑर्गेनिक मैन्योर? ऑर्गेनिक मैन्योर के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, सही नहीं है? इट्स इम्प्रूव टेक्सचर्स ऑफ सॉइल, इट्स प्रोवाइड्स ह्यूमस टू सॉइल, इट हैज़ बैलेंस ऑफ ऑल प्लांट्स एंड न्यूट्रिशंस, या फिर इट इन्हांस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो ये जो ऑर्गेनिक मेन्यू के बारे में है ना, वो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है इट हैज़ अ बैलेंस ऑफ ऑल प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशंस, राइट, न्यूट्रिएंट ये है। चलिए आगे चलते हैं। वाटरिंग द क्रॉप्स इज कॉल्ड। वाटरिंग क्या होता है? क्रॉप्स क्या कहलाते हैं? सोइंग, मैन्योर, टिल्टिंग, इरिगेशंस। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज अ इरिगेशन। वाटरिंग करना मतलब उसकी सिंचाई करना, सिंचाई को हम कहते हैं इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है पानी देना उनको। अब आगे चलते हैं और यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ इरिगेशन वेयर वाटर इज सप्लाइड ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर द रूट्स ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड पुली सिस्टम्स, ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर एंड लेवर सिस्टम। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? तो आप कह सकती हो कि बहुत सिंपल है चीज़ों को समझना, और इसका जो आंसर होगा द इरिगेशन वाटर सिस्टम इज सप्लाइड बाय ड्रॉप नियर, वो ड्रिपिंग सिस्टम कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? ड्रिपिंग सिस्टम। स्प्रिंकल में घूमता रहता है वो। इसी के साथ अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें, सबसे पहले दिया हुआ है डैश, यानी फिल इन द ब्लैंक्स, आर द केमिकल दैट आर यूज्ड टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ वीड्स, चूज द करेक्ट टर्म्स टू फिल द गैप। ये इंसेक्टिसाइड या वीडिसाइड या पेस्टिसाइड या फंगिसाइड्स,
क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे सबसे जो होगा ना वो वीडिसाइड होगा। केमिकल जो कंट्रोल करते हैं ग्रोथ को वो वीडिसाइड्स होता है। वीड्स मतलब वीडिसाइड से आप समझ सकते हो। वीड्स आर मेन क्रॉप्स या इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, अनवांटेड प्लांट्स एंड ग्रोइंग अलोंग द क्रॉप्स, या फिर केमिकल सब्सटेंसेस। ये होता है हमारा अनवांटेड प्लांट्स। मतलब क्या होता है ना, जो अनवांटेड चीज़ें होती है ना, जो आपने ये अनवांटेड चीज़ें जो उग जाती हैं उनको हम वीड कहते हैं, वीड्स कहते हैं। वो एक प्लांट है, उसके नीचे आपने देखा छोटे छोटे और प्लांट्स उग जाते हैं, जिनको खरपतवार कहते हैं, वो उग जाते हैं, उनको हम कहते हैं वीड्स, राइट। और वीडसाइड्स आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय, ये किसको डिस्ट्रॉय करते हैं, इंसेक्ट्स को, वीड्स को, पेस्ट को, या नन ऑफ दीज को। यूज टू डिस्ट्रॉय, किसको ये डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, वो बेसिकली वीड्स को ही डिस्ट्रॉय करते हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स वुड अ फार्मर यूज टू रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड्स। कौन सी टेक्निक्स का यूज करता है फार्मर वीड्स को हटाने के लिए। प्लॉग, एक्स एंड कल्टीवेटर। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज अ हॉय। मतलब होता है कि जो प्लग जो हल होते हैं ना उनको हम कहते हैं, इनको हम कहते हैं हल, राइट, जिसे फार्मर यूज करते हैं वीड्स को हटाने के लिए फील्ड से। ट्रैक्टर्स में लगे होते हैं ना हल, पीछे से आपने देखा होगा। कंबाइंस आर यूज्ड फॉर सोइंग द सीड्स, हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, थ्रेसिंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग बोथ। कंबाइंस आर यूज्ड फॉर, कंबाइंस किसमें यूज की करी जाती हैं, दैट इज अ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग बोथ, दैट इज हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग बोथ, ये कंबाइंड यूज करी जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। और सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड, सेपरेट करना ग्रेन्स को, ये क्या कहलाता है, दैट इज अ विनोइंग। क्या कहलाता वो, विनोइंग कहलाता, सेपरेट करना ग्रेन्स को। चलिए आगे चलते हैं। और लिखा हुआ है टू प्रोटेक्ट द ग्रेन्स फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म फार्मर यूज लीव्स ऑफ। प्रोटेक्ट करना उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं नीम, राइट। नीम, नीम क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है बहुत अच्छे तरीके से। नीम के अंदर बहुत सारी क्वालिटी होती है, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये फार्मर यूज़ करते हैं, नीम की पत्तियों को डाल देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं ग्रेन्स को, ताकि उसके अंदर कीड़े मकोड़े नहीं आए, इंसेक्ट्स नहीं आए। चलिए आगे चलते हैं। और लिखा हुआ है फार्मर स्टोर्स ग्रेन्स इन द लार्ज स्केल इन अ गोडाउन, सिलोज एंड, कहाँ रखते हैं वो, तो आप कह सकते हो कि इसको रखते हैं वो ग्रीनरीज में। ग्रीनरीज का मतलब होता है अनाज घर, उसको क्या कहते हैं, अनाज घर, जहाँ पे बहुत सारा अनाज रखा होता है, राइट। एक उसमें क्या होता है, मॉइस्चर से दूर रखते हैं अनाज को, ताकि वो सड़े नहीं तो मॉइस्चर आएगा तो वो जो ग्रेन्स होंगे वो सड़ने लगते हैं। तो ये हो गया फार्मर से रिलेटेड सारी चीज़ें। सो आई होप कि जो चीज़ें हैं आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा, देखा होगा और समझा भी होगा। अगले चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे ट्राइबल कम्युनिटीज़ एंड फॉरेस्ट के बारे में, और जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं, ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएँ। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है, तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच ज्वाइन करने का तरीका बहुत सिंपल है। सबसे पहले लिखना है ज्वाइन गदर, और आप अपना नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए आपका नाम अमित है और आप दिल्ली सिटी से बिलोंग करते हैं, तो आपने दिल्ली लिखना है। और ये जो नंबर लिखा हुआ है 8770774331, इस नंबर पे आपको सेंड करना है, व्हाट्सएप करना है, ताकि हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे और वहाँ पे आपको पूरी जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड करा पाएंगे। सो थैंक यू सो मच and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.